बच्चों वीडियो में आपका स्वागत है सबका। और बच्चों अभी है ना, आप आराम से बैठ जाओ एक बार और थोड़ा वीडियो है उसको समझेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर क्या होता है बच्चों, आपको सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे कि पूरी हिंदी भाषा मतलब जो लिखा हुआ है ऐसा नहीं है। आपको टीचर को समझाना है आंसर दे के कि मुझे आता है, ठीक है, ऐसा लिखना है आंसर। सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके रिलेटेड लिखो तो भी आपको टीचर अच्छे नंबर दे देगा। मेन बात होती है, और आपको याद होना चाहिए आकाशगंगा क्या होती है, वो सारे हमने पढ़ाए थे। और आपको पूरा वीडियो देखा होगा, 1 घंटे और 10-15 मिनट का वीडियो है, तो आपको लगभग पूरा बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और रिपीट हो जाएगा और आप अच्छा मार्क्स ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है पहला क्वेश्चन क्या है, तारे चमकते हैं। तारे क्यों चमकते हैं? तारे समय के प्रकाश से चमकते हैं। तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। हाइड्रोजन सारा हीलियम में चेंज होता है तो प्रकाश निकलता है। प्रकाश के कारण हाइड्रोजन हीलियम के कण क्या होते हैं, चमकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तारे चमकते हैं। तारे क्यों चमकते हैं? समय के प्रकाश से, मेन ये होगा। और दूसरे कोई तारे होते हैं जो दूसरे के प्रकाश से भी चमकते हैं, ठीक है। लेकिन सही आंसर ये होगा, समय के प्रकाश। मेन 100% ये होगा और 50% ये होगा, लेकिन हमें जो 100% है वो होगा समय के प्रकाश से, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है, ध्रुव तारा द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। आपको पता है ध्रुव तारा जो स्थिर होता है, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव के अंदर होता है, जो उत्तरी दिशा के अंदर होता है, उसमें सप्तऋषि तारा होते हैं। 7 तारों का एक समूह होता है। उसमें 2 तारों के काल्पनिक रेखा खींचकर आगे बढ़ाते हैं ध्रुव तारे की ओर, तो हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। किस दिशा का पता चलता है? उत्तर दिशा का पता चलता है, जो हमने पढ़ाया था। तो इसमें भी के होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या गया, नीचे दी गई आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड कह सकते हो बच्चों, या खगोलीय पिंड कह सकते हो। खगोलीय पिंड भी कह सकते हो और आकाशीय पिंड सेम होते हैं। खगोलीय जो ब्रह्मांड में रहते हैं और आकाश में सेम ही होती बात। विशेषता बतानी है। अब देखो आकाशीय पिंड में क्या होता है, देखो आकाश पिंड में सूर्य क्या है? सूर्य हमेशा क्या होता है बताओ बच्चों? सूर्य हमेशा एक क्या तारा है। सूर्य प्रकाश, सूर्य खुद का प्रकाश होता नहीं होता। मैंने कहा तारे होते हैं सो समय के प्रकाश से चमकते हैं, तो सूर्य खुद चमकता है, तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के निकटतम सबसे निकट वाला तारा कौन सा है बच्चों? सूर्य। तो हमें जो सूर्य तारा है सबसे पास दिखता है और उसकी रोशनी सबसे तेज होती है क्योंकि वो सबसे पास है। तो सूर्य क्या है बच्चों? एक तारा है। तो शे होगा, के का शे। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, धूमकेतु। धूमकेतु भी ये क्या बच्चों? तारा है। क्या बच्चों? धूमकेतु भी क्या बच्चों? तारा है। अब तारा तो है, लेकिन तारा कौन सा है? धूमकेतु की स्पीड बहुत तेज होती है और उसमें क्या होता है, स्पीड तेज होगी तो उसके पीछे एक पूंछ बन जाती है। तेज दौड़ता है तो पीछे जो प्रकाश की एक पूंछ बनती है। क्या बनती है बच्चों? पूंछ, जिसे हम की धूमकेतु को क्या कहते हैं बच्चों? पूंछ वाला तारा भी कहते हैं। इसमें ये होगा। अब पृथ्वी, पृथ्वी क्या होता है बच्चों? एक ग्रह होता है। पृथ्वी ये क्या है? ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। इसलिए हमें पृथ्वी क्या पूछे तो पृथ्वी क्या है बच्चों? ग्रह है। और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ये नहीं होता है संसार। क्या होता है बच्चों? संसार। अब देखो इसको एक बार करते हैं। अब पूछा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है बच्चों? एक ब्रह्मांड आपके आकाश गंगाओं के समूह। क्या होता है? आकाश गंगाओं का समूह। आकाश गंगा क्या होती हैं? तारों के समूह और उसकी धूल कणों स्थिर गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? आकाश गंगा कहते हैं। तारों के समूह को कहते हैं, तारों के समूह, लाखों तारों, असंख्य तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, जो स्थायी गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे होते हैं। और लाखों आकाश गंगा से क्या बनता है? बहुत सारी आकाश गंगा होती हैं, उससे क्या होता है? आकाश गंगा के अंदर क्या आता है? सारे पृथ्वी वगैरह तारे काफ़ी काफ़ी सारे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे संसार में बहुत सारे तारे हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं। इतना ब्रह्मांड बड़ा है और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? फैल रहा है। ब्रह्मांड रुक रहा नहीं है। जिस तरफ से हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं ना, उसी तरह जैसे जैसे आकाशगंगाएं दूर हो रही हैं ना, वैसे वैसे ब्रह्मांड डेली फैल रहा है।
मतलब ब्रह्मांड का विकास कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आकाश लाखों आकाश गंगा समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, तो बे होगा। और आकाश गंगा क्या होते हैं, आकाश गंगा किसका समूह है, मैंने बताया था बच्चों, लाखों तारों के विशाल समूह को क्या होता है, लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। इस तरफ से, इस टाइप से आपको याद होगा ना बच्चों, मैंने याद करवाया था लगभग, आपको मुझे लगता है सबको आता है, लेकिन आपको समझा दिया तो आपको रिपीट हो गया। अब हमें पूछा रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल। क्या कहते हैं बच्चों, सप्तऋषि मंडल, ध्यान रखना। और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए हैं, जिसको सप्तऋषि मंडल में से 4 तारों को 4 पाई भी कहते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग है, जो कि मैंने पढ़ाया था वो आगे और क्वेश्चन में आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और सभी ग्रह और उपग्रह, सभी ग्रह और उपग्रह, ग्रह और उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, ग्रह और उपग्रह। ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर, न कि तारों के, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के कोई भी चीज़ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, उसे क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे। इसमें पूछा ग्रह और उपग्रह किससे चमकते हैं, तो सूर्य से चमकते हैं। और आप बोलोगे तारों से क्यों नहीं चमकते, बच्चे बोलेंगे काफ़ी कि भाई ग्रह है जो तारों से क्यों नहीं चमकते। अरे तारे बहुत दूर होते हैं, और हमें ग्रह किसको नाम दिया, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगेगा तो सबसे पहले उसके पास कौन सा तारा होगा, सूर्य, मतलब सूर्य से प्रकाश से चमकेगा। तारे के प्रकाश से भी बहुत सारे दूसरे ग्रह, लेकिन जिसको हम ग्रह नहीं कहते, ग्रह हमें किससे बोला है, सूर्य के चारों, और दूसरे तारे उसको अलग नाम दिया गया है, तो उससे अलग चमकते हैं। इसका आंसर हो गया आपको, तो सूर्य के प्रकाश से। हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, सबसे निकट तारा कौन सा है, सबसे निकट तारा होता है सूर्य। यहाँ पे आ गया सूर्य। विभिन्न नक्षत्र मंडलों, अब नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल, तारों के। ठीक है बच्चों, विभिन्न तारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र मंडल। और विभिन्न नक्षत्र मंडल के अंदर क्या होता है, तारमीय मंडल। तारमीय मंडल कहाँ होगा, नक्षत्र मंडल, ये नक्षत्र मंडल है, इसके अंदर क्या होगा, तारकीय मंडल। क्या होगा बच्चों, तारकीय मंडल, याद रखना है ये आपको। ठीक है, चलिए, हेली क्या होता है, हेली क्या है, इसकी विशेषता। हेली मैंने बताया था, हेली सबसे चर्चित पूंछले तारा होता है। अब आपको बता दूं, पूंछले तारे बहुत सारे होते हैं, पूंछले तारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूंछले तारे में एक हेली थोड़ा प्रसिद्ध है। वो क्या होता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। हेली सबसे चर्चित पूंछले तारा है। ये पूंछले तारा 76 साल बाद में दिखता है, 76 साल लंबे अंतराल के बाद दिखाई देता है। और सन 1986 में दिखा था भारतीयों को, लेकिन अब पुणे वापस 2061 में 62 में दिखेगा। पुणे कहाँ दिखेगा, 62 में दिखेगा। इस पूंछले तारे को क्या कहते हैं, हेली कहा जाता है। क्या कहते हैं, हेली। हेली कभी नाम आ जाए तो हो लेना पूंछला तारा। पूंछले तारे को कहते हैं जो 76 साल बाद में दिखता है। ये इतना ही आपको ध्यान रखना बच्चों। अब खगोलीय पिंड क्या है, मतलब किसे कहते हैं, कभी पूछ लें क्या है और इन किन पदार्थ से बने थे। खगोलीय पिंड किसी से बन सकते हैं, जरूर थोड़ी। अब देखो पहले आंसर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। खगोलीय पिंड क्या है, आकाश में फैले हुए पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। आकाश में जो भी सारे पिंड फैले हुए हैं, खगोलीय पिंड मतलब आकाश में जो भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं खगोलीय पिंड। आकाश में फैले हुए सभी पिंडों को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। इसका आंसर आपको तो मिल गया बच्चों। अब क्या है, इन तारों और उल्का पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु आदि सम्मिलित हैं।
खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तारों को भी कह सकते हैं, ग्रह को भी कह सकते हैं, पृथ्वी को भी कह सकते हैं, सारे जो भी उपग्रह हो सभी को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सभी क्या है? आकाशीय पिंड है। मतलब आकाशीय पिंड यानी खगोलीय पिंड है। आकाशीय पिंड बोलो या खगोलीय पिंड बोलो। तारों की रचना किससे हुई है? हाइड्रोजन हीलियम सम्मिलित से हुई है। और तारे गैसीय हैं। और तारे क्या हैं बच्चों? गैसीय हैं, किंतु सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। अब यहाँ पूछे ये किन पदार्थों से बना है? तो ये ठोस से भी बना है, द्रव्य से बना है और गैसीय पदार्थ से भी बना है। थोड़ा लंबा लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, हमारे पर तारों की रचना हाइड्रोजन हीलियम से सम्मिलित हुई है और तारे गैसीय हैं, किंतु खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। सारे खगोलीय पिंड गैसीय थोड़ी होते हैं, कुछ पिंड ठोस भी होते हैं, जबकि कुछ पर ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं बच्चों? जो तीनों अवस्था में मिलते हैं। यदि ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप इतना लिख के और यहाँ से इतना लिख सकते हो, और 3 नंबर का हो तो ये पूरा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा लिखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? क्या हुआ क्वेश्चन? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? जो ब्रह्मांड है की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बना, इसके लिए हमने एक सिद्धांत पढ़ा था। कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? अब बच्चों क्वेश्चन क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए किसने बताया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत दिया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए। ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुई, बहुत सारे लोग आए, वो अलग अलग सिद्धांत दिए। कोई बोल रहा है ऐसे हुआ, अभी पता तो किसको नहीं है, लेकिन हमें एक थोड़ा पॉपुलर सिद्धांत है, वो कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। किसका? बिग बैंग का। इसके अनुसार क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, किंतु वर्तमान समय में बिग बैंग नामक सिद्धांत सर्वमान्य है। सर्वमान्य मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग कितने 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल प्रभावशाली विस्फोट हुआ, बम फूटा, मतलब ऐसे ही, मतलब ऑटोमेटिक। और इस विश्व में उपरांत ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड की उत्पत्ति हुई। अलग अलग पिंड मतलब खगोलीय बिखरे, वहाँ पे खगोलीय पिंड बन गई। वैसे विस्फोटक हुआ, उसके छोटे छोटे कण हुए थे, उसे क्या हुए? एक विस्फोटक से खगोलीय सारे पिंड का निर्माण हुआ। खगोलीय पिंड में पृथ्वी, उपग्रह, ग्रह, तारे वगैरह सारे क्या हो गए? एक उत्पत्ति के कारण सारे बन गए। अब चलो आकाशगंगा क्या है समझे। अब आकाशगंगा के बारे में मैंने बच्चों इतना समझे, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा में मैंने क्या कहा? तारों के समूह को। अब देखो, अंतरिक्ष में विस्तृत तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? ये सबसे आसान परिभाषा है आकाशगंगा की। अन्यथा हम ये भी कह सकते हैं तारों के समूह और उसके धूल कणों सभी एक स्थायी गुरुत्वाकर्षण कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। वो थोड़ा बड़ी परिभाषा होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है अंतरिक्ष में विस्तृत तारों के असंख्य समूह। ये ध्यान रखना बच्चों, असंख्य समूह, तारों के असंख्य समूह को। तारों के समूह को तो हम क्या कहते हैं बच्चों? हमने पढ़ाया था। तारों के समूह को हम क्या कहेंगे बच्चों? सोचो एक बार, सोचो यहाँ पे देखो एक बार, अभी मैंने पढ़ाया था, वैसे भूलो मत बच्चों। देखो यहाँ पे देखो, हमने तारों के समूह को हमने क्या बताया था आपको बच्चों? तारों को मंडल में हमें तारामंडल क्या बोलते हैं हम? तारामंडल। अभी कहाँ पढ़ाया था मैंने तारामंडल? अभी कहीं कहीं पढ़ाया था, मुझे याद नहीं खुद को भी, अभी यहाँ पे देखा था। हाँ, तारों के समूह को कहते हैं तारामंडल भी कहते हैं, और ये कहते हैं नक्षत्र मंडल। दोनों सेम होते हैं। मैंने एक बार आपके किताब में भी आया हुआ है नक्षत्र मंडल या तारामंडल। तारों के समूह को कहते हैं, लेकिन तारों के असंख्य, जिसकी क्या गिनती नहीं हो, असंख्य समूह, तारों के असंख्य समूह को कहते हैं आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा की दूसरी परिभाषा होती है, लेकिन आपको ये नक्षत्र मंडल या तारामंडल का विशेष कर ध्यान रखना है, भूल जाओगे। असंख्य समूह हो तो हम बोलेंगे आकाशगंगा, और एक निश्चय मतलब एक आकाश तारों के समूह हो इतने आता है तो आपको बोलने नक्षत्र मंडल। चलिए आकाशगंगा की बात हो गई है। असंख्य गंगा को आकाश, अब कहते हैं आकाशगंगा के बारे में आ गया। आकाशगंगा एक विभिन्न तारे और उनके अवशेष, तारों के मध्य गैस, धूल कणों का जमाव गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से संबंध है। और देखो ये वापस आ गए, ये समझ लो
आकाशगंगा में विभिन्न तारे, उनके अवशेष, तारों के मध्य गैस, धूल कणों का जमाव, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। आप बंधे यानी बंधे होते हैं, एक दूसरे गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या बंधे होते हैं, उसके मध्य गैस हुए, द्रव्य कण हुए, सारे अवशेष हुए, सारे किससे बंधे होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आकाशगंगा का विस्तार लाखों वर्ष की लंबाई चौड़ाई में है। और आकाशगंगा है, आप पूछो आकाशगंगा कितनी बड़ी है। आकाशगंगा जो आकाशगंगा में कौन होता है, सारे तारे आते हैं, पृथ्वी वगैरह सारे जो भी है ना, वो हम जो दिखते हैं ना, वो आकाशगंगा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी, जैसे सूर्य, ऐसे बहुत सारी बड़ी विस्तृत है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाए बच्चों। जो संसार में वैज्ञानिक इतनी बड़ी क्या हमारा ब्रह्मांड है, ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा कितनी बड़ी है, जिसमें असंख्य तारों के समूह है, उसको आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन ऐसे भी असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को भी हम ब्रह्मांड कहते हैं। और आकाशगंगा इतनी है कि आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं, ब्रह्मांड की अभी तक कोई खोज नहीं करी है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसका मतलब कोई पार नहीं, वहां तक कोई जा ही नहीं सकता, इतना बड़ा संसार है। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे, रात में चमकने वाले तारे दिन में क्यों नहीं दिखते। और मैंने बताया क्योंकि सूर्य सबसे निकट होता है, तारा सबसे निकट, सूर्य के निकट सबसे तारा कौन सा है, सूर्य है। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं फटाफट। रात में ऐसे तारे और आसमान में चमकने दिखाई देते हैं, किंतु दिन में अदृश्य हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का तारा है, जबकि अन्य तारे पृथ्वी से दूर होते हैं। इसी कारण सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, जबकि अन्य तारों का प्रकाश नगण्य है। दूसरे तारों का प्रकाश सूर्य के मुकाबले दूर होने के कारण उसका प्रकाश कम होता है, इसलिए सूर्य की मदद में इसका प्रभाव अत्यधिक कम होने के कारण दिन में तारे नहीं दिखते। बहुत सिंपल आंसर है इसका। बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग ने कहा कि बम विस्फोटक हुआ, फलाना हुआ, तब हमें ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कभी नाम आ जाए बिग बैंग तो सोच लेना कि क्या सोचना, आपको सिंपली सोचना है कि बम विस्फोटक करना, क्या करना, एक मतलब कि एक विस्फोटक हुआ बड़ा, था इसके अनुसार बता रहे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति का सर्वनाम, उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बिग बैंग का, इतना याद रखें। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जोरदार विस्फोटक और उसकी उत्पत्ति के विघटनों के कारण हुई है। विस्फोट से निकले पदार्थों में अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों को चारों ओर सामान्य पदार्थों जमाव के कारण, वृद्धि के कारण आकाशगंगा का निर्माण हुआ। इससे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा और अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। और ब्रह्मांड का विस्तार बच्चों होता जा रहा है। ब्रह्मांड अभी तक क्या होता है, फैलता जा रहा है, ऐसे नहीं ब्रह्मांड का विस्तार रुक गया। ब्रह्मांड में क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे गुब्बारा में 4-5 छेद करके छोटे छोटे छेद करके आप फुलाओगे ना, वैसे वैसे फूल रहा है, मतलब ऑटोमेटिक है, इसका विस्तार होते रहे। आकाशगंगा बढ़ती रहती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या हाइड्रोजन हीलियम होता है, सारे जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में चेंज हो रहा है और प्रकाश विस्तार होता है। धीरे धीरे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे आपका ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तो कंप्लीट हो गए। यदि आप अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ोगे ना, वो भी आपको सिंपल लगेंगे। कभी बोलते हैं, कोई बच्चे बोलते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन आपको बता दूं, आपने पाठ पूरा पढ़ लिया तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इतने सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप पढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा थोड़ा। यदि आप बच्चों पढ़ोगे ना तो आपके आगे एग्जाम में काम आएंगे। लेकिन ये आपके ये 6 क्लास में नहीं आएंगे, लेकिन आगे और अन्य महत्वपूर्ण काफ़ी काम आते हैं और लगभग ये पाठ के रिलेटेड है सारे। चलिए पढ़ते हैं, एक एक करते। हमारी पृथ्वी क्या एक तारा है, कैसे ये, चलिए नीचे चलते हैं। सॉरी बच्चों, पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह ना, तारा तो हमारा सूर्य है यार बच्चों, इसके लिए सॉरी, मैं जल्दीबाजी में। सूर्य एक तारा है, लेकिन पृथ्वी क्या है, ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष का मापक। प्रकाश वर्ष का मापक कैसे करते हैं, प्रकाश वर्ष मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है बच्चों, प्रकाश वर्ष एक क्या, दूरी का मापक है, दूरी नापने के लिए। दूरी किसके लिए, खगोलीय पिंडों के बीच दूरी नापने के लिए हमें किसका उपयोग लेते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग लेते हैं। तो इसमें होगा दूरी को नापने के लिए हम किसका काम लेते हैं, प्रकाश वर्ष का। ठीक है बच्चों, याद रखना आपको। और 95 अरब, एक प्रकाश में 95 अरब किलोमीटर होता है, वो अभी हमने पढ़ाया था पहले, पाठ पढ़ोगे तो वापस समझ में आएगा। अरावत पथ नाम है, अरावत पथ क्या है, ब्रह्मांड का नाम,
ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का, तारे का, आकाशगंगा। आकाशगंगा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अरावत पथ। अरावत पथ किसका होता है? इंद्र के हाथी का नाम होता है। इंद्र के हाथी को क्या कहते हैं? अरावत। अरावत, अरावत मतलब सुंदर, अति सुंदर, सोने जैसा सुंदर। यानी आकाशगंगा में कैसी लग रही है? सोने के समान सुंदर लगते हैं, इसलिए हम अरावत पथ का, अरावत पथ का मतलब होता है, अरावत पथ एक इंद्र भगवान के जो हाथी होता है उसको बोलते हैं, लेकिन हमें इसको आकाशगंगा को भी समझते हैं, बोलते हैं। चलिए, हेली पुंछ तारा दिखाई देता है। हेली आपको 76 साल बाद में दिखता है। हेली वाला पुंछ तारा है वह हमें कितने बाद में दिखता है? 76 वर्ष बाद में दिखता है। चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आपको पूरा पूर्ति करना है। तो ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर क्या होता है? ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है? एक ही स्थान पर क्या होता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है बच्चों? स्तर। पारंपरिक किसी कारण में काल्पनिक थी, लेकिन इसलिए इन्हें काल्पनिक थी। क्या थी? काल्पनिक थी, तो इसे हम कहेंगे मिथक। क्या कहेंगे बच्चों? मिथक, जो वो हमारे पाठ में आया हुआ है। पोल स्टार, पोल स्टार मतलब स्थायी खंबा को हिंदू धर्म ग्रंथ में हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? पोल स्टार को हम कहेंगे ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यहाँ पे लिख देना है, ध्रुव तारा। अब क्या हुआ? असमीप, असीम आसमान को क्या कहते हैं? जिसकी असीम मतलब जिसकी सीमा नहीं, उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। जिसकी आकाश की सीमा नहीं हो वो ब्रह्मांड होता है। अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को कहते हैं, अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रह्मांड। देखो बच्चों, इसमें अंतरिक्ष और ब्रह्मांड सेम होता है। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो होता है अनगिनत, और अंतरिक्ष कहते हैं इसको, अंतरिक्ष आएगा। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में सारी वस्तुएं आती हैं। ऐसे में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड सेम ही होता है बच्चों, कोई इसका में डाउट नहीं करना है। लगभग अंतरिक्ष और ब्रह्मांड सेम होता है। ब्रह्मांड की क्या होता है? लगता फैलता रहता है। चलिए, तारामंडल, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? वो अभी हमने पढ़ा था। मैंने बोला तारामंडल और नक्षत्र मंडल सेम होता है। तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश में दिखाई देने वाले असंख्य तारों, तारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र मंडल। लेकिन बच्चों यहाँ पे असंख्य नहीं आना चाहिए, यहाँ पाएंगे तारों के समूह को, इतना ही लिखना, ये इसको हटा दो। तारों के समूह को तारामंडल और नक्षत्र मंडल कहते हैं। असंख्य होगा तो हम कहेंगे आकाश गंगा, इतने कहेंगे। आकाश में दिखाई देने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इसमें ये गलत लिखा हुआ है। चलिए, चारपाई किसे कहते हैं? चारपाई बच्चों आपको पता है, चारपाई हम किसे कहेंगे? सप्तऋषि मंडल। चारपाई कैसे होते हैं? 7 तारा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 तारों को मिलाते हैं तो एक क्या बनता है? चारपाई मिलती है। क्या बनती है? चारपाई। तो सप्तऋषि मंडल के समय में सम्मिलित 4 तारों को भारत में कई भागों में क्या कहते हैं? चारपाई कहते हैं। और ये लिखना जरूरी है, सप्तऋषि मंडल के समूह में सम्मिलित 4 तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? चारपाई कहते हैं। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या? चारपाई के विभिन्न देश में किन किन नामों से संबोधित किया जाता है? जो चारपाई है उसमें क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो हमें चारपाई को फ्रांस में हम कहते हैं सॉसपैन, ब्रिटेन में जुताई का हल बोलते हैं, ठीक है, चारपाई वाले को। और हल बोलते हैं यूनान में इसको स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने पार्ट में शुरुआत में भी ये पैराग्राफ में हमारा आया हुआ है। ये आपको मुझे लगता है बच्चों याद होगा। मिथक, या मिथक हमें क्या आता है? मिथक यानी भ्रमण, भ्रमित। पौराणिक काल में, पौराणिक काल में इस किसी कथन को प्रमाणित को कल्पित गाथाओं के आधार पर सिद्ध किया जाता है। इन्होंने किस्से कहानी को कहते हैं, जो किस्से पुरानी जो किस्से कहानियाँ थी उसे हम क्या कहते हैं? मिथक। जो पौराणिक जो भी कहानियाँ थी उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे ही जो भी दिखा उसका नाम पढ़ा दिया, उससे बोलते हैं मिथक। चलिए, ध्रुव तारा को शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्रुव तारा किसे कहेंगे बच्चों? ध्रुव तारा को शाब्दिक होता है पोल स्टार। ध्रुव तारा हिंदू धर्म में इसे पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। हिंदू धर्म में तो ध्रुव तारा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं पोल स्टार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अटल, अटल या स्थिर, स्थिर हो या अटल हो उसे बोलते हैं ध्रुव तारा, जो एक ही जगह स्थिर हो। चलिए, ध्रुव तारा के माता पिता कौन थे? एक कहानी हमने पढ़ा था,
ध्रुव तारा के माता का नाम था उत्तानपाद। ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपको याद रखना उत्तानपाद, और उसकी रानी थी सुनीति। एक थी सुनीति, एक उसके उत्तर के माता अलग थी, मतलब राजा के दो रानी थी। उसके बारे में हमने कहानी बताई थी, आप पाठ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत सूक्ष्म, इसका कारण है पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। ग्रह और उपग्रह कैसे चमकते हैं? वो किसके? तारों के मदद से, तारों की रोशनी से। सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, सॉरी, तारों के प्रकाश से तो चमकते नहीं, तारे बहुत दूर होते ना। तो सभी ग्रह और उपग्रह किससे चमकते? सूर्य के प्रकाश से। और तारों के प्रकाश से चमकेंगे तो ये भी सही है क्योंकि सूर्य एक तारा है, लेकिन ये भी कह सकते हो, लेकिन सही आंसर सटीक बोलोगे तो ये होगा सूर्य के प्रकाश से। सूर्य तारे के कारण चमकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो सूर्य तारे के कारण चमकते हैं। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष विभिन्न आकाशीय पिंड अनंत असमान बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। अनंत आसमान को अंतरिक्ष कहते हैं। अनंत आसमान को क्या कहते हैं बच्चों? अंतरिक्ष कहते हैं। विभिन्न आकाशीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं, उसे अनंत आसमान को क्या बोलते हैं बच्चों? अंतरिक्ष बोलते हैं। और ब्रह्मांड किसे होता है? असंख्य आकाशगंगा को ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष कहेंगे हमें जो जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अंतरिक्ष का मतलब हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं। अनंत आसमानों को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। स्पेस, जहाँ तक हम मिसाइल वगैरह भेज सकते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, ये वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को एक वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में कितनी दूरी? 95 अरब किलोमीटर, याद रखना है। उसकी गति कितनी होती है? 3 लाख प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड की प्रकाश वर्ष की गति होती है 3 लाख, और एक साल में हो गया टोटल, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 95 अरब। प्रकाश आकाशगंगा और ब्रह्मांड क्या होते हैं? अंत आकाश में बिखरे खगोल पिंड को ऐसे समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा ये भी कह सकते हो, आकाश में आकाशगंगा का ये भी एक परिभाषा आप समझ सकते हो, या असंख्य तारों के समूह को भी कह सकते हैं, या अनंत आकाश में बिखरे खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। असंख्य आकाशगंगा के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और असंख्य आकाशगंगा को ब्रह्मांड कहते हैं, और असंख्य समूह को, तारों के समूह को आकाशगंगा, और असंख्य आकाशगंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये एक दूसरे सेम परिभाषा होती है, ये ध्यान रखना है। इसमें असंख्य समूह है तारों के, और इसमें असंख्य आकाशगंगों के समूह है। अगला क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में? हमारा सौरमंडल किस में है? हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? हम रहते हैं ना, उसका क्या नाम पड़ा हुआ है? अरावत पथ। क्या बोलते हैं? अरावत पथ। अरावत, जहाँ पर हम रहते हैं ना, उसको आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? अरावत पथ। आकाशगंगा असंख्य होती हैं, लेकिन हमारा जो भी आकाशगंगा उसका नाम पड़ा हुआ है अरावत पथ, जिसको मंदाकिनी भी कहते हैं। मंदाकिनी या अरावत पथ भी कह सकते हैं। मंदाकिनी एक नदी होती है जो मोक्ष को प्राप्त करने वाली नदी होती है, एक अच्छी। इसको भी एक शानदार, इसका नाम दो नाम दिया हुआ है, एक अरावत पथ और एक मंदाकिनी। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? उसकी दूरी, सबसे निकट तारा है सूर्य। सूर्य की दूरी होता है 15 करोड़ किलोमीटर, इतना दूर है। लेकिन आप सोच सकते हो तारे कितने दूर होंगे। धूमकेतु को पुंज तारा क्यों कहते हैं? पुंज तारा की गति तेज होने का, पुंज तारा की गति तेज होने का उसमें उससे गैसीय पदार्थ, जो आपको पता है तारे जो भी होते हैं उसमें क्या होता है? गैसीय होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम होती है, जिसके गति तेज होगी तो अचानक वो क्या, वो प्रकाश पीछे पूंछ की तरह गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, और अतः इन्हें पूंछल तारा कहते हैं। जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, उसे पूंछल तारा कहते हैं। और अभिक्रिया होती रहती है और वो पूंछ की तरह चमकता रहता है। अब थोड़ा लघुत्तम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये कंप्लीट होने वाला। प्राचीन काल से में तारे और सितारों के काल्पनिक नाम क्यों रखे जाते थे? अब प्राचीन में क्या होता है? प्राचीन समय मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं थी। क्या नहीं थी बच्चों? आधुनिक तकनीक नहीं होने के अभाव के कारण, इसके कारण इन तारों और सितारों के अपलग आंखों से, जो भी आंखों से अपलग यानी विस्तृत आंखों से देखने वाले के अलावा कोई साधन है, आंखों के देखने के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था, जिसके कारण हम पहचानने के लिए उसको काल्पनिक नाम रखते थे।
अब पहले तो क्या होती, इतना विज्ञान विस्तृत नहीं थी, तो हम क्या करते, जो भी दिखता उसका नाम पढ़ा देते। चारपाई दिखती चारपाई, 7 तारों में चारपाई दिखती तो उसका चारपाई नाम पढ़ा दिया। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम पढ़ा देते थे। क्यों क्यों बुलाते थे? क्योंकि उसमें उस टाइम हमारे पास आधुनिक तकनीकी नहीं थी बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा का नामकरण कैसे हुआ? आकाशगंगा का नामकरण, वास्तव में आकाशगंगा तारों का समूह होता है। मैंने बताया आकाशगंगा क्या होता है, तारों का समूह होता है, असंख्य तारों का समूह होता है। ये समूह प्रकाशमान होता है। तारों का समूह होगा वो क्या होगा, प्रकाशमान होगा। इस कारण, इसकी स्थिति के कारण प्राचीन भारत में यह कल्पना की गई कि आकाश में बहने वाली एक नदी है। और ऐसे लग रहा था, सारे तारे थे और चमक रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आकाश में कोई एक नदी बह रही है, जिसके कारण इसका नाम काल्पनिक, मतलब इसके कारण इसका नामकरण कि आकाश में एक तारों की नदी बह रही है ऐसे लगे। तब उसको हमने, बहुत सारे तारा दिखे, उनको हम बहुत सारे तारों के समूह को हमने बोल दिया ये आकाशगंगा है। ऐसे लग रहा है कि आकाश में क्या बह रही है, एक नदी बह रही है। इसी कारण इसका नाम क्या हुआ, आकाशगंगा। अब पूछ रहे आकाशगंगा नाम क्यों रखा? क्योंकि हमें बहुत सारे तारों में क्या, सारे चमकीले थे और ऐसे लग प्रतीत हो रहा है कि सारे आकाश में एक प्रकार की क्या बह रहे, नदी बह रही है। इसके लिए हमें पवित्र नदी, तो पवित्र किसका नाम है, गंगा, आकाशगंगा, इसलिए हमने आकाशगंगा नाम दे दिया था बच्चों। पुंछ तारों की संरचना और उनकी विशेषता बताएं। पुंछ तारा पुंछ तारा में मैंने बताया था, पुंछ तारा में गैसीय कण भी होते हैं, लेकिन विशेष कारण उसमें क्या, विशेष बात की उसमें बर्फ की मात्रा होते हैं। बर्फ और छोटी चट्टानों गैसीय पदार्थों में, गैसीय पदार्थ तो सारे तारे में होंगे तभी चमकेंगे, लेकिन पूंछ वाले तारे में एक विशेष था जिसमें बर्फ और धूल धूल तो होती है, लेकिन छोटे छोटे चट्टानों का भी मतलब रोल है उसके अंदर, उनकी नरम विशेषता है। ये गति, इसकी गति सबसे तेज क्या होती है, सबसे तेज उसकी गति होती है। विशेषता मतलब उसके बारे में बताना है, गति तेज होती है तभी हम पूछल तारा। ये निश्चित पथ, ये सारे सूर्य की परिक्रमा में सूर्य के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, पड़ते सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, एक विशेष स्थिति के बाद ही हमें दिखता है, इस कारण हमें दिखता है। अब बोलते हैं 76 साल बाद में क्यों दिखता है, आपके मन में डाउट होता है, क्योंकि सूर्य के चारों कौन घूमता है, पुंछ तारा। पृथ्वी सूर्य के चारों घूमते हैं, लेकिन एक विशेष ऐसी स्थिति आएगी तभी हमें वो दिखेगा, वो होते हैं 76 साल के बाद। तो इसका मतलब एक निश्चित पथ के सारे सूर्य के परिक्रम करते हैं, इसका सिर सूर्य की ओर तथा पूंछ विपरीत दिशा में है, और इस पुंछ तारे की मुख है जो क्या होगा, सूर्य की तरफ होगा, और दूसरा जो पूंछ है वो विपरीत होगी। ये कभी सूर्य के निकट और कभी दूर चला जाता है, और कभी ये इसकी मतलब अंडाकार इसकी मतलब पथ होता है, जिस कारण कभी सूर्य के पास आता है, कभी सूर्य से दूर चला जाता है, लेकिन ये इसका मुंह हमेशा सूर्य के तरफ रहता है। ये है उसकी, आप समझ सकते हो, विशेषता। अब देखो धूम तारे उत्तर दिशा का ज्ञान कैसे करते हैं। अब मैंने बताया धूम तारे से उत्तर दिशा में, क्योंकि सप्तऋषि तारों में 2 तारों को काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो हमें उत्तर दिशा के पता लगते हैं। और अभी हम ये पढ़ लेते हैं और देखो आप कैसे। भारतीय मानव के अनुसार प्रामाणिक काल से ही ध्रुव तारे को उत्तर दिशा का शुद्ध ज्ञान किया जाता था। इस ध्रुव तारे की स्थिति होती है, ये ध्रुव तारा स्थिति इस तरह होती है। इसकी गति का जानने के लिए 7 तारों के समूह में 2 तारों के काल्पनिक रेखा को से जोड़ते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं, तो एक रेखा उत्तर ध्रुव स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती हैं। इसे दिए गए चित्र की सहायता से हम समझा जा सकता है। एक चित्र बना के आप समझाना तो समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्रुव तारा के इस विषय में उल्लेखित पौराणिक गाथा को वर्णन कीजिए। ये कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अब ध्रुव तारा के बारे में हमें बताना है पौराणिक कथा, जो कि एक राजा था उत्तानपाद, वो हमने एक बीच में पार्ट में पूरा लिखा हुआ है, वो आप पूरा छाप देना। वो आपको पूरे, उसकी रानी थी, उसका जो उसने भगवान की प्रतीक्षा की थी, मतलब उसने प्रार्थना की, उसके बाद वो एक वरदान दिया गया, तो आप मरने के बाद वो इस तरह रहोगे, अमर रहोगे, उसका आशीर्वाद मिला था। ठीक है, किसकी आराधना की, भगवान नारायण की आराधना की थी। ऐसा ऐसा आपको समझाना है। ठीक है, धूमकेतु से आप क्या समझते हो, वर्णन कीजिए। अब धूमकेतु एक क्या होता है बच्चों, एक तारा होता है। धूमकेतु में एक विशेष तारा का नाम होता है हेली। हेली जो कि एक 76 साल बाद में दिखता है, वो बता देना आपको। धूमकेतु एक विशेष आकृति वाले तारे हैं। धूमकेतु मतलब पूंछ वाला तारा। धूमकेतु एक तारा होता है। धूमकेतु में एक विशेष तारा कौन सा होता है, हेली। धूमकेतु एक विशेष आकृति के तारे होते हैं। धूमकेतु एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, तारे होते हैं। वो हमेशा दिखाई नहीं देकर कभी कभी दिखाई देते हैं।
इनमें मिलने वाले गैस ये संगठन के कारण उसके पूंछ के सामने संरचना बना देता है और ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमा करता है। ये कभी सूर्य के निकट और चित्र हेली धूमकेतु जाते हैं तो कभी बहुत दूर चले जाते हैं और इनकी सूर्य के पास आने की अवधि निश्चित होती है। जैसे हेली धूमकेतु जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और धूमकेतु से फिर मतलब यह चित्र आप देखना बना लेना, ये भी कभी काम आ सकते हैं। ये हो गए प्रश्न आंसर। तो आपको मैंने अनियमितपूर्ण भी प्रश्न कर दिए और पाठ्य पुस्तक के आपको पता है कितना सरल लगा, क्योंकि हमने पाठ पूरा पढ़ा। कभी बच्चों ध्यान रखना, यदि आप पाठ अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना तो इसका आंसर इतने सिंपल होंगे। ये सारे मैंने पढ़ाए हुए आए, बताओ एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ाए हुए आया क्या? नहीं, क्योंकि हमने पाठ पढ़ा, अच्छी तरीके से पढ़ा तो हमें सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण हो अनिमहत्वपूर्ण कोई भी कहीं पर भी नहीं अटकते। यदि आपने पाठ मेरे अनुसार जो पढ़ा है वो पूरा वीडियो देखेगा होगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब चलेंगे दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तो वो तैयार हो जाना। और वो भी पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वो पढ़ लेना और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करना बच्चों, और पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।